Welcome dear students on my Arvind Geography Words YouTube channel. Dear students, today we are going to start new one short video of agriculture topic. In this we will cover the basic concepts of agriculture, its definition, type of agriculture, all the basic importance we will cover till the crop, that is we will cover wheat, rice, millet, pulses, till there we will cover. Okay, so I hope you all are ready to start with me a new interesting, very interesting and important topic from which nearly 10 marks question are asked. Okay, so please be prepared. Now we will start without wasting the time. Okay, you see. So the first important thing, we are going to define agriculture. What is agriculture? This is the very basic questions. So agriculture is defined as the cultivation of soil in order to grow crops and rear livestock. मतलब एग्रीकल्चर को अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे? इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल, यानी हमने सॉइल को कल्टिवेट किया. कल्टिवेट करने का मतलब होता है उसको उगाया, आपने उस पर कुछ बोया ताकि आप कुछ उस पर क्रॉप उगा सके. और रियर लाइफ स्टॉक्स का मतलब एनिमल्स जैसे हो गया, जैसे मान लो काऊ हो गए, गोट हो गए, ओके, बफेलो, मतलब ये सारे जानवरों को आप पाल सके, उससे भी एक्स्ट्रा इनकम कर लें आप और आप खेती कर सके. कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स, यानी इससे दो बेनिफिट होगा. पहला, आप खुद के लिए क्रॉप ग्रो कर लेंगे और दूसरा एनिमल्स के लिए, जैसे काऊ हुए, बफेलो हुए, उनको भी सपोर्ट करने के लिए आप फॉडर वगैरह इजीली ग्रो करें. आप इन सारे एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेंगे किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर. So definition, I hope it is clear. It is the cultivation of soil in order to grow crop and rear livestock. This is the simple definition of agriculture. Okay. Now when you talk about the word agriculture, it is derived from the two words. That is, first when you talk about, it is taken as the ager, Latin word है दोनों, meaning land. यानी ager word का मतलब हो गया आपका land and culture word का मतलब हो गया cultivation. ओके, कभी कभी ये पूछता है, अभी क्लास 11th के कॉमर्स के पेपर में पूछा था कि व्हाट डू यू द वर्ड एगर मीन. ओके, तो एगर का मतलब होता है आपका लैंड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन. दूसरा क्वेश्चन था कि ये किस लैंग्वेज से ले गया है, तो ये लैटिन वर्ड है. कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड. तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही खास होते हैं, आप लोग उसको छोड़ते हैं और एग्जामिनर वही उठा लेता है, तो ध्यान देना है इसके. ठीक है. एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द कंट्री. सबसे खास बात, ये कौन सी एक्टिविटी है? इट इज़ द प्राइमरी एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटी आप क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि हमारे जो जनसंख्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटीज. ओके, वी आर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी एक्टिविटीज. एग्रीकल्चर इज, वी ऑल्सो से, इट इज द मेन स्टे एंड बैकबोन ऑफ इंडिया. यानी हमारे जो इंडिया है उसका जो इकोनॉमी है ना, इसका ये बैकबोन है. इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी. नाउ विल सी व्हाट आर द वेरियस रीजन व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी द मेन स्टे और द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी. सो द फर्स्ट पॉइंट, इट कंट्रीब्यूट्स नियरली 16.5 ऑफ इंडियाज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. यू सी, ह्यूज अमाउंट, 16.5%. व्हेन वी टॉक अबाउट द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट कंट्रीब्यूट्स नियरली 17.32%. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी हमारे जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, इसका लगभग 17.3% कौन इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है? हमारा एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूट हो रहा है. तो ये हमारी जो जीडीपी है, यानी हमारी इकोनॉमी है कंट्री की, इसका एक बहुत बड़ा शेयर एग्रीकल्चर के पास है. आगे देखें, 13% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट. यानी आप जितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, जितना आपको एक्सपोर्ट से इनकम हो रहा है, उसका 13% हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं. इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू 58%. सी, ह्यूज डेटा. 58% ऑफ द लेबर फोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी या तो उसमें जैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो. इनडायरेक्टली का मतलब जैसे आप मान लो किसी ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जैसे शुगर मिल हो गया, दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व विद एग्रीकल्चर. डायरेक्टली मीन्स यू आर फार्मर. ओके, सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली it has given employment to nearly 58% of India's population. So this is a very huge amount, and this is the main reason why we are saying that agriculture is the backbone of India's economy or India. Okay, we'll proceed next.
Importance of agriculture. When we talk about the importance of agriculture, see, it plays an important role in India economy. What are the various important role you see? First, it provides food. Very important. हमने हाईलाइट कर दिया है, आप उन्हीं वर्ड्स उन्हीं टर्म्स को याद रखेंगे और आप एग्जाम में सिर्फ इन टर्म्स को ही लिखेंगे और आपको नंबर मिलेगा। ओके, क्योंकि टर्म्स पे नंबर मिलते हैं, ना कि आप पूरा सेंटेंस लिखे। आपको इंपॉर्टेंट की वर्ड्स उसमें होना चाहिए सेंटेंस में, जिससे कि आपको एग्जामिनर मार्क्स देते हैं। ओके, इट प्रोवाइड्स फूड फॉर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, यानी हमारा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है उसके लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है ये फूड। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा लोगों को इससे क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट टू द मिलियन ऑफ द पीपल। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। प्रोसीडिंग टुवर्ड द थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स अस टू रेज लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब हमने बताया था अभी आपको, पालतू जानवर जैसे काऊ हो गया, बफलो हो गया, गोट हो गया, सीप हो गया, ठीक है, तो इनसे हम एक्स्ट्रा इनकम कर पाते हैं। ये सपोर्ट हमको कौन करता है? एग्रीकल्चर। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। सी ओनली, आपको ये सिर्फ रेड पॉइंट्स जो हमने हाईलाइट किया है, आप ये वर्ड्स याद रखेंगे। आपको मिनिमम यू हैव टू लर्न 4 पॉइंट्स, ताकि अगर क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का तो आप 3 पॉइंट लिखेंगे, 3 नंबर मिलेगा। 4 पॉइंट हमेशा याद रखें, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखते हैं ताकि अगर कोई 1 पॉइंट गलत हो गया तो वो उसमें काउंट हो जाए। ओके, इफ इट इज आस्क्ड फॉर 3 नंबर देन सिंपली यू हैव टू राइट 3 पॉइंट ओनली। ओके, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा लिख दें। ओके, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर नियरली 58.4% ऑफ द टोटल कंट्रीज वर्कफोर्स। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सबसे खास बात देखिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर द रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल लेते हैं, आप नीचे देखो लिखा हुआ है टेक्सटाइल हो गया, टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, ये दिस आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर द रॉ मटेरियल। कॉटन, वनस्पति एंड फूड प्रोसेसिंग, यानी वो इंडस्ट्रीज जो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे निर्भर हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए, आप उनको बोलते हो क्या? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मीन्स इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल इट इज गिवन हियर। ओके, सी एग्जाम्पल आर कॉटन, टेक्सटाइल, वनस्पति एंड ऑल। नाउ पॉइंट नंबर 6, इट प्रोवाइड्स अ लार्ज मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, यानी ये बहुत बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब क्या है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, उनके लिए ये बहुत बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता है। इफ सपोज फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री है या पेस्टिसाइड है, अगर हम एग्रीकल्चर नहीं करें, किसान खेती नहीं करे, तो कौन खरीदने जाएगा फर्टिलाइजर? कौन खरीदने जाएगा वीडिसाइड? दैट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट विल बी ऑफ नो यूज और नो लॉन्गर इन डिमांड, हमारी किसी डिमांड का नहीं होगा। इसलिए एग्रीकल्चर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ये प्रोवाइड करते हैं उनके लिए एक क्या? लार्ज मार्केट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम? यू सी, फर्स्ट प्रॉब्लम अनरिलायबल रेनफॉल। देखो भैया, यहाँ से ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत खास है। अनरिलायबल रेनफॉल का मतलब आप इसमें अनरिलायबल इन द सेंस आप समय भी कब ये बारिश होगा और अमाउंट, ये दोनों केस में आप रेनफॉल पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। सो दिस इज द मेजर रीजन व्हाई देयर इज नीड ऑफ इरिगेशन फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर। यानी जितना हमको रेनफॉल चाहिए उतना हो, ये फिक्स नहीं है, जब चाहिए तो भी फिक्स नहीं है, दो then you will have to depend on irrigation for your extra benefits. For example, you see unreliable rainfall, 55% of our agriculture depends on rainfall। ये बहुत ही बड़ा डेटा है। यानी आज इतना डेवलप्ड कंट्री होने के बाद, डेवलपिंग कंट्री होने के बाद भी हमारे इंडिया में 15% जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो रेन पे निर्भर है। इसीलिए अगर मानसून लेट आ जाए या किसी कारण से रेनफॉल ना हो, हमारा कंट्री का जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है। ओके, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। सेकंड, इरिगेशन सुविधा ही नहीं है। अगर आपका इरिगेशन प्रॉब्लम हो तब तो कुछ बात बने, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। ओके, सी नियरली फॉर 2 to 3 months देयर इज रेनफॉल बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। मोस्ट ऑफ आवर इंडिया रिसीव्स रेनफॉल बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, और वो सिर्फ 2 या 3 महीने होता है। उस वक्त देखेंगे आप बहुत हैवी रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल की वजह से सॉइल इरोजन बहुत तेज होने लगता है, क्योंकि ज़्यादा बारिश तो जो मड है ना, soil starts getting eroded. But when we talk about the rest of the months, that is for 8 to 9 months, there is no rainfall, बारिश ही नहीं है। जब रेनफॉल नहीं है तो सॉइल के अंदर मॉइस्चर की कमी हो गई। जब मॉइस्चर की कमी हो गई तो जब
तेज हवा चलेगा तो उसके साथ जो मिट्टी है, सॉइल है, वो उड़ने लगता है, ह्यूमस उड़ रहा है। दिस इज ऑल्सो सॉइल इरोजन। सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इन आवर इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, मेथड ऑफ कल्टिवेशन। अगर हम बात करें मेथड ऑफ कल्टिवेशन, आज भी हम जो मेथड अपना रहे हैं वो बहुत ही पुराना है, सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग है, एंड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इज इन्वॉल्व इन द फूड क्रॉप्स, यानी ज़्यादातर हम अभी भी फूड क्रॉप्स ही उगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लैंड की कमी हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन जनसंख्या ज़्यादा है, ज़मीन थोड़ी बढ़ रहा है, ज़मीन तो कांस्टेंट है, तो हम फूड क्रॉप ही ज़्यादातर लोग उगा रहे हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, दैट पीपल आर मोस्टली फोकस्ड ऑन द फूड क्रॉप्स। क्यों? पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से। नेक्स्ट, रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया। रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया, व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर दैट रिडक्शन? हियर रिडक्शन इन द बेसिक नेट सोन एरिया, इसका सबसे बड़ा अगर कारण हम बात बनें तो पॉपुलेशन हो गया। पॉपुलेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो रोड चाहिए, हाउस चाहिए, तो ये सब के लिए हम जो जंगल है हमारा, यानी हमारे जो फॉरेस्ट है, उनको हम बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। प्लस जो सपोज करिए किसी को नई बिल्डिंगें जो बन रही हैं वो तो फर्टाइल ज़मीनों में ही बन रही हैं। सो ओवरऑल जो नेट सोन एरिया है जिस पे हमारी खेती हो रही है वो धीरे धीरे घट रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दिस इज वन ऑफ द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, अब आगे देखें। नाउ हम यहाँ बात करेंगे, देखिए रिफॉर्म्स को लेके, लेकिन रिफॉर्म में हमने सिर्फ एक ही पॉइंट कवर किया है सिलेबस के हिसाब से, ग्रीन रिवोल्यूशन है, यहीं से क्वेश्चन आता है, तो हमने सिर्फ इसी को कवर अप कर लिया है ताकि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो छूटे नहीं। ओके, सी द फर्स्ट व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्रीन रिवोल्यूशन, इट इज द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशन ऑफ आवर कंट्री, सबसे खास, विच ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम फूड स्कार्सिटी टू फूड सफिशियंसी। यानी हमारा जब इंडिया इंडिपेंडेंट गेन किया था इंडिया ने, तो उस वक्त लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं थे, बहुत फूड स्कार्सिटी कंडीशन था, उस वक्त स्कार्स था, बिल्कुल कम था। आप अपने दादा लोगों से पता करें इसके बारे में थोड़ा, तो वो बताएंगे उस वक्त स्थिति क्या थी। लेकिन आज देख लो, फूड सफिशिएंट है, हम बहुत सारा हमारा जो अनाज है, सीरियल्स है, राइस हो गया, वीट हो गया, बहुत दूसरे प्रोडक्ट हम विदेशों में सेल आउट कर रहे हैं। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके, ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे इंडिया के जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें जो पॉपुलेशन को सपोर्ट करने में सबसे बड़ा हाथ ग्रीन रिवोल्यूशन का है। ठीक है, देखें, क्योंकि इट हैज इवॉल्व इंडिया फ्रॉम द फूड स्कार्सिटी टू द फूड सफिशियंसी, मतलब कमी से लेके आज हम जो सेल कर पा रहे हैं ना विदेशों में, सबसे बड़ा इसका जो योगदान है वो ग्रीन रिवोल्यूशन का ही योगदान है इसमें। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ बेसिस से हमने इसको रख लिया है आपके लिए, नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, लेकिन हम बात करें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन की, तो हमारे इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन में है MS स्वामीनाथन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में जो ग्रीन रिवोल्यूशन है ना वो कब स्टार्ट हुआ, तो वो आपका स्टार्ट हुआ लगभग 1960s पे। ओके, 1960s, तो ये आप इसको याद रखेंगे, कंपलसरी है ये। हमने सारे वही पॉइंट्स टच किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाएं आपके बोर्ड में। अब देख लें आप, MS स्वामीनाथन का ये पिक हमने लगा दिया इधर, ताकि आप इनको GS के लिए भी याद रखेंगे। ओके, व्हाट आर द की स्ट्रैटेजीज which were adopted by green revolution? First, see, adaptation of modern scientific method of farming, यानी जो पहले से जो subsistence method था उसको उस वक्त सप्रेस किया गया, ताकि जो आधुनिक तरीका है खेती करने का, जैसे यूज ऑफ हाइब्रिड सीड, यूज ऑफ एडवांस फर्टिलाइजर, यूज ऑफ एडवांस सीड, यूज ऑफ मशीनरीज, ताकि जो आउटपुट है फार्मर का वो ज़्यादा हो, बेनिफिट ज़्यादा हो, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो अनाज का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, यूज ऑफ HYB सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। देखें आप, ये HYB है ना, इसका फुल फॉर्म पूछता है जनरल नॉलेज में भी, आपका यहाँ भी पूछ सकता है। सो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। नाउ एक्सटेंशन ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज, ये सबसे खास, यानी कैनाल्स, नहरों का विस्तारकरण किया गया, इनको एक्सपैंड किया गया, जो ट्यूबवेल्स थे इनको एक्सपैंड किया गया, हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया गया, ताकि वहाँ जो लोग हैं वो अपने गांव में ट्यूबवेल्स के सहायता से जो अगल बगल का क्षेत्र है वहाँ वो खेती कर सके, ताकि अपने गांव के लोग, अगर छोटे छोटे गांव के लोग अगर अपने अगल बगल की ज़मीनों पे खेती करने लगें तो
जो अनाज जो पैदा होगा उससे जो फूड स्कार्सिटी थी वो बहुत हद तक क्या होगी, कम होगी, ऐसा ये साइंटिस्टों का मानना था। इसलिए आप जो बिजली आज सब गांव गांव में है, हर कोने कोने में है, दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत ही हर गांव में बिजली पहुंचाया गया था, ठीक है। और उसका टारगेट था कि वहाँ के लोग खेती करना स्टार्ट कर देंगे, ऊर्जा मिलेगा तो। नेक्स्ट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। अच्छा, प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मशीन्स, यानी मशीन और फर्टिलाइजर का अच्छा इस्तेमाल हो, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज में से थी ग्रीन रिवोल्यूशन के। नेक्स्ट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हर गांव गांव में बिजली पहुंचाना, ये ग्रीन रिवोल्यूशन की ही देन थी। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, बिल्कुल खास, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। इट चेंज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग, यानी जो हमारा जो फार्मिंग का तरीका था ना, वो सब्सिस्टेंस यानी पुराना यानी काम चलाऊं से छोड़ के हमने अब कमर्शियल की तरफ शिफ्ट कर लिया। लोगों को ये लग गया कि हाँ, अगर हम अच्छे क्वालिटी के सीड डाल रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, इफ़ वी हैव इम्प्रूव द मेथड ऑफ इरीगेशन, देन वी कैन अर्न मोर मनी बाई सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स। सो दे स्टार्टेड थिंकिंग फ्रॉम सब्सिस्टेंस टुवर्ड द कमर्शियल फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट, इट अडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजीज का इसमें भरमार हो गया, यानी नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे नए ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ये एक हमारे लिए क्या था, बून था, वरदान था। ओके, आगे हम बढ़ें। नेक्स्ट, इट इनेबल फार्मर टू इंक्रीज रिटर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर बाय ग्रेटर इनपुट्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ थोड़ा, यहाँ नंबरिंग है थोड़ा गलत है, ये मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, फिर ये डी और ये ई। ओके, इट इनेबल्स फार्मर्स टू रिटर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब इंक्रीज रिटर्न, यानी यहाँ पे जो किसानों का जो इनकम था, जो उनका आय थी किसानों की, वो बढ़ने लगी। इंक्रीज द रिटर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी जो वो खेती कर रहे थे लोग पहले, तो व्हेन दे वर नॉट यूजिंग मॉडर्न सीड्स, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन एंड ऑल, देन आउटपुट वॉज नॉट वेरी हाई। जब आउटपुट हाई नहीं था तो किसानों को बेनिफिट ज़्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन इसको अडॉप्ट करने के बाद ऑब्वियस है उनका प्रोडक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से जो किसान है उनका जो इनकम है बढ़ने लगा। इट रिटर्न इंक्रीज द रिटर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी खेती से इनको मुनाफा होने लगा। एग्रीकल्चर से बेसिकली फार्मर्स स्टार्टेड गेटिंग प्रॉफिट, दिस वाज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके, इट इंक्रीज रूरल प्रॉस्पेरिटी। रूरल प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है, आप देखो यहाँ, यानी गांव में प्रॉस्पेरिटी का मतलब लोगों के पास जब पैसा आने लगा तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ने लगा, लोग खुशहाल रहने लगे। ओके, एंड द लास्ट, इट लेट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर विच लेड टू द पाथ ऑफ सेल्फ सफिशियंसी, यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर की तरफ लोग बढ़ने लगे। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, आगे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में वहाँ हम डिटेल में देख लेंगे। मतलब ओवरऑल ये ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से ही इंटेंसिव एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होने लगा, जिससे लोग कम फील्ड में भी मैक्सिमम आउटपुट लेने का प्रयास करने लगे। कभी भी फील्ड को खाली नहीं छोड़ते थे, हमेशा कि कोई ना कोई फसल उसमें उगाते रहते हैं ताकि उसका आउटपुट ज़्यादा हो, क्योंकि इंटेंसिव में हम ये देखेंगे बेसिकली पॉपुलेशन इज़ हाई, पॉपुलेशन ज़्यादा है, घर के मेंबर्स ज़्यादा है, ज़मीन तो कम है ही, इसलिए उसको कितना आप ज़्यादा उस पर फसल उगा सके ताकि आपको बेनिफिट हो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ द फार्मिंग इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लें आप, टाइप्स ऑफ फार्मिंग पे हम आ गए हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा, जिसमें फर्स्ट है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग। विच सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अब देखो यहाँ पे सबसे खास बात क्या है, आप देखिए ये जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, इसमें बेसिकली हमने सिर्फ उन पॉइंट्स को उठाया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप इन्हीं को पढ़ेंगे तो सारे कैरेक्टर्स MCQ, अगर ये 2-3 पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो हमने इसमें पॉइंट वाइज लिखा है, आप ये सिर्फ 2-3 पॉइंट ही लिखेंगे, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। ओके, पैराग्राफ में न जाके सिर्फ पॉइंट वाइज ये 3-4 पॉइंट आप पढ़ेंगे, आपका यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हियर द लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल, ये सबसे खास बात। यहाँ जो जमीन थी क्या थी, जो लोग थे उनके पास जमीन थोड़ी थी, स्मॉल का मतलब उनके पास कम जमीन था, एंड स्कैटर्ड, और जो जमीन था ना वो बहुत दूर दूर, 1 बीघा मान लो यहाँ है तो 1 बीघा कहीं और है, बहुत दूर।
और दूसरा इसमें फूड क्रॉप इज ग्रोन। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है ना सिर्फ आपके जीने खाने पर। फॉर एग्जांपल अगर आपको हम समझाएं तो सब्सिस्टेंस मार्क का मतलब होता है 33%, बस पास हो गए, ठीक है, दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, बस काम चलाऊं फार्मिंग आपका। ये बहुत पुराना टाइप का है जिसमें लोग सिर्फ अपने काम चलाने के लिए ही ये खेती करते थे ताकि इनका परिवार जिंदा रहे। उनका कभी टारगेट ये होता ही नहीं था कि हम इसे एक्स्ट्रा इनकम करके बेच लें। ओके, समझ में आया क्या? नेक्स्ट, फार्मर यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी इसमें जो फार्मर था वो ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करता था। और ट्रेडिशनल मेथड का मतलब होता है कि वो बेसिकली ट्रेडिशनल में देखें आप, ट्रेडिशनल मेथड में वो ऑक्स यानी बैल से खेती, पुराने सीड्स का इस्तेमाल, इरिगेशन नॉर्मल, अगर डिपेंडेंट ऑन मानसून, इन सब फैक्टर्स की बात करें तो ये ट्रेडिशनल मेथड्स था। ओके, एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मानसून, ये खास है। सब्सिस्टेंस में जो एग्रीकल्चर था वो किस पे निर्भर था? पूरी तरह मानसून पे। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यहाँ इरिगेशन की व्यवस्था नहीं थी इसलिए, अच्छी क्वालिटी का खाद नहीं था इसलिए फर्टिलिटी पे निर्भर था, और इन्वायरमेंट पे, क्योंकि दवा, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स ये सब बिल्कुल नहीं थे। सो ये बिल्कुल पुराना तरीका था, इसलिए इसका आउटपुट ओवरऑल कम आता था। ओके, आउटपुट इज लो, यानी इसमें हमने क्या देखा, इस खेती में आउटपुट कम होता है एंड मोस्ट ऑफ इट इज कंज्यूम्ड इन द फैमिली। और जितना जो प्रोडक्शन हो रहा है ना उसका ज़्यादातर जो भाग है वो परिवार में ही खर्च हो जाता है। आप उसको एक्स्ट्रा कुछ बचता ही नहीं कि आप इसको बेच के कुछ पैसा अर्न कर पाए। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट। नाउ व्हेन यू गो फॉर द सेकेंड, यू सी हियर इट इज कमर्शियल फार्मिंग। अगला कौन सा हो गया इसमें? सबसे खास जो है वो है आपका कमर्शियल फार्मिंग। इन कमर्शियल यू सी, कमर्शियल फार्मिंग में आप देखें, कमर्शियल फार्मिंग में फर्स्ट क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल, ये इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पे जो फसल उगाते हैं लोग वो सेल यानी इसको बेचने के लिए, ओके, फॉर सेलिंग। अब सेलिंग क्यों करेंगे ये आप खुद समझ लो, टू अर्न मनी, पैसे के लिए ऐसा करते हैं ना, फॉर अर्निंग मनी दे डू सो। Crops are mainly grown for sale. Farming is highly mechanized. Mechanized word का मतलब देखें आप क्या है? Mechanized means use of, intensively use of machines. यानी यहाँ पे ज़्यादा मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे लोग। मशीन्स जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, और बाकी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीन्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। एंड लार्ज फार्म्स आर नीडेड। लार्ज फार्म का मतलब क्या है? अगर सपोज करो जो फार्मर है ना उसके पास ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो फील्ड है यानी ज़मीन है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। मान लो अगर ज़्यादा है तो थोड़े से पे वो अपने घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो खेती कर लेगा इतने ज़मीन पे। बाकी जो ये ज़मीन बच गया इस पे वो क्या करेगा, कुछ ऐसा फसल उगाएगा जिससे वो बेच के कुछ अर्न कर सके। ठीक है, इसलिए लार्ज फार्म्स आर रिक्वायर्ड। अगर फार्म्स बड़े नहीं हैं, खेत ज़्यादा नहीं है, तो ये कॉमर्शियल फार्मिंग करना मुश्किल होगा। ओके, इट इज़ फाउंड एट द प्लेस वेयर मार्केट्स आर लार्ज विथ गुड इकोनॉमी, यानी जहाँ मार्केट बड़ा हो, इकोनॉमी जगह की अच्छी हो, वहीं कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। उदाहरण लेते हैं, अगर हम बात करें इंडिया में तो पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, गुजरात, कुछ जगहों पे कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। ठीक है, इसका मेन जो टारगेट है दैट इज इट इज़ ग्रोन फॉर सेल, यानी किसके लिए इसको हम उगाते हैं? सेल के लिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। थर्ड इज द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन आता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को देखें आप, हम और बोलते हैं झूम एग्रीकल्चर, या इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। स्लैश एंड बर्न, झूम एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, और जो अलग अलग नाम है हमने आगे इसको इंक्लूड कर लिया है। बेसिकली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हियर अ पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड, सबसे खास, यानी ज़्यादातर ये जो आदिवासी टाइप के लोग हैं वहीं ये प्रैक्टिस देखने को मिलती है आसाम साइड में। ठीक है, लैंड इज क्लियर्ड बाय कटिंग एंड बर्निंग स्टम्प्स, यानी पहले यहाँ पे एक पर्टिकुलर लैंड के पार्ट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, सेलेक्ट हो गया ये पार्ट, अब यहाँ के लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जितना जंगल है सबको कट करके यहाँ पे सुखा देना है, सब ये कट करके उसको सुखा देंगे। अब ये सूख जाएगा, इसमें आग लगा देते हैं वो, जब ये पूरा जल जाएगा यहाँ क्या बच जाता है? ऐश, राख बच जाएगा। अब इसी राख को ये फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं और पुराने तरीके से यहाँ पे सीड्स वगैरह बो देते हैं। ठीक है ना, और ऐसा करके
फसल उगाते हैं 1-2 साल, फिर इस जगह को छोड़ के फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। ये बहुत इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है। आप देखें, एस इज स्प्रेड ओवर लैंड एज ए मैन्योर, ठीक है ना, यानी राख को फैला दिया। आफ्टर द लैंड इज क्लियर सीड्स ट्रीज आर सोन इन द ग्राउंड, यानी जो उनकी जरूरत की सीड्स हैं या ट्री उनको वो लगा देते हैं। लैंड इज अबंडेंट, यानी फिर जब उनको लग जाता है ना कि इसकी फर्टिलिटी कम हो गई, अब वो दे आर नॉट गोइंग टू एड एनी फर्टिलाइजर फ्रॉम द सेम दैट एस पार्ट। फर्टिलिटी इज लॉस्ट आफ्टर 2 to 3 years, देन इट इज अबंडेंट। मीन्स 2-3 साल खेती कर लिया, पता चल गया फर्टिलिटी खत्म हो गई, अब छोड़ के दूसरी जगह फिर जाएंगे। अगेन अनदर पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड, फिर सेम प्रैक्टिस इज रिपीटेड। वहाँ भी सेम कर रहे हैं वो, वही काम, वहाँ भी जाएंगे, जंगल काटेंगे, जलाएंगे, फिर उगाएंगे 2-3 साल। ये अब देखिए, इससे बहुत नुकसान होता है ना एनवायरनमेंट को। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ग्रेट डेंजर टू द एनवायरनमेंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन होगा। बिकॉज इट कॉजेज सॉइल इरोजन, फर्स्ट इट कॉजेज फ्लड एंड सिल्टिंग ऑफ द लोअर रीज। सॉइल इरोजन तो समझ में आ गया, जहाँ से अगर पेड़ कट गया है वहाँ तेज रेनफॉल होगा तो मिट्टी बहेगा। फ्लड का मतलब कि हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में फ्लड जैसी स्थिति हो सकती है। सिल्टिंग ऑफ द लोअर रीज, लोअर रीज का मतलब देखो आप, सिल्टिंग ऑफ द लोअर रीज का मतलब जैसे मान लो ये कोई माउंटेन हो गया, यहाँ पे अगर आपने कर दिया है, ठीक, तो अगर यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया गया है, सपोज अब यहाँ हैवी रेनफॉल जब होगा तो यहाँ से मिट्टी बह के आएगा नीचे, तो जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी डिपॉजिट हो जाएगा ना, इस मिट्टी डिपोजिशन को ही हम क्या बोलते हैं, सिल्टिंग ऑफ द लोअर रीज ऑफ द फ्लड प्लेन्स, ठीक है। जहाँ ये यहाँ का जो बाढ़ जो पानी जहाँ बह के जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिल्टिंग मीन्स डिपोजिशन ऑफ द मड। इट इज़ प्रैक्टिस मेनली इन आसाम, देखें आप, ये खास बात और है, ये कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है आप देख लें इसको। इट इज़ प्रैक्टिस इन आसाम, ओके, इट इज़ प्रैक्टिस इन आसाम। अब देखो आसाम में किस नाम से जानते हैं, ये एग्जाम में आपके, अगर आप क्वेश्चन पेपर होगा तो उठा के देख लेना, बार बार ये सब पूछता है, ये इंपॉर्टेंट। मैंने बोला, मैंने यहाँ सिर्फ वही पॉइंट्स लिखा है जो एग्जाम में पूछता है, न कुछ ज़्यादा न कुछ कम, आपको इतने पॉइंट्स याद होने ही चाहिए। आसाम में हो गया, इसको नाम देते हैं झूम, केरल में इसको नाम देते हैं पूनम। अब इससे आपको 2 बेनिफिट मिलेगा कि ये खेती की कहाँ जाती है, जैसे आसाम, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमालयन रीजन एंड झारखंड और कुछ जगहों पे भी, और उसको क्या नाम देते हैं वो भी हमने बगल में लिख दिया है। आंध्र प्रदेश इट इज़ कॉल्ड पोदू, उड़ीसा इट इज़ कॉल्ड कोमान और ब्रिंग, हिमालयन रीजन इट इज़ कॉल्ड खिल, झारखंड इट इज़ कॉल्ड कुरुआ। ये एमसीक्यू में पूछता है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, आई होप जितने पॉइंट्स हमने लिखे हैं अगर वो आपको पॉइंट याद है, देन यू कैन इजीली डू वन ऑब्जेक्टिव ऑल्सो एंड सब्जेक्टिव ऑल्सो। सो प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट इज द इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब देखो, यहाँ पॉपुलेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, अगर आप पॉपुलेशन वर्ड से इसको कंपेयर कर लें तो क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। देखें, हियर पॉपुलेशन इज हाई, ओके, पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा। आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो। एक्सटेंसिव में पॉपुलेशन कम है, इंटेंसिव में पॉपुलेशन ज़्यादा। अब सोचो, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़मीन कम होगा, जब ज़मीन कम होगा तो वहाँ के लोग जितना ज़्यादा हो सकता है, जब थोड़ा सा ज़मीन है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो उस पर्टिकुलर ज़मीन पे जितना ज़्यादा हो सकता है वो फसल उगाने की सोचेंगे। उसके लिए हाई क्वालिटी सीड दे विल यूज़, मैन्योर दे विल यूज़, फर्टिलाइजर दे विल यूज़, सब जो करना है वो करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन उनको ज़्यादा चाहिए। ऐसी जो खेती है ना, आप इसको इंटेंसिव बोलते हैं, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। इंटेंसिव, स्मॉल फार्म्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। इंटेंसिवली मीन्स कई बार उसको जितना हो सकता है मैक्सिमम यूज़ करेंगे। पंजाब में देखिए, अब तो यूपी में भी बहुत सारे पार्टों में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, मोर देन 1 क्रॉप इज ग्रोन ऑन द सेम फील्ड, यानी एक से ज़्यादा फसल एक ही फील्ड में हम उगाते हैं, मतलब कभी उसको खाली नहीं छोड़ते हैं, सिंपल है ये, इन रोटेशन। रिच मैन्योर्स, हमने बोला प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, आउटपुट ज़्यादा चाहिए, उसके लिए गुड क्वालिटी ऑफ सीड, फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशंस, ये सारा वो यूज़ करते हैं। दे यूज ऑल द मेथड्स फॉर गेटिंग हायर आउटपुट, ओके। सिंस पॉपुलेशन इज मोर, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन जब ज़्यादा है, सो लेबर आर अवेलेबल, अब जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ लेबर मिल जाएंगे ना। सो बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इट इज़ रिजल्ट इन इंटेंसिव सिस्टम, सो इट रिजल्ट्स इन इंटेंसिव सिस्टम, यानी यहाँ पे जो बेसिकली फार्मिंग इज नॉट मैकेनाइज्ड फार्मिंग। यहाँ कहने का मतलब ये है
कि यहाँ पे मशीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, इट इज़ लेबर इंटेंसिव। ओके, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है, रिजल्ट्स इन, यहाँ एक वर्ड छूट गया है, इसको मुझे लग रहा है लेबर इंटेंसिव, देखें आप, यहाँ वर्ड होगा लेबर इंटेंसिव, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा जो लेबर है ना उनका इस्तेमाल करके खेती किया जाता है। वही अगर हम एक्सटेंसिव की बात करें, वहाँ जनसंख्या कम, ज़मीन ज़्यादा, तो जब जनसंख्या कम है तो लेबर मिलेंगे नहीं, लेबर आर वेरी हार्ड टू फाइंड देम, सो दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैकेनाइज्ड फार्मिंग, बट इन केस ऑफ इंटेंसिव इट इज़ नॉट सो। ठीक है, अब यहाँ फर्टिलिटी जहाँ ज़्यादा हो, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं कौन सा एग्रीकल्चर, इंटेंसिव फार्मिंग। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव फार्मिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सटेंसिव फार्मिंग, ठीक इंटेंसिव का उल्टा इसको ले लो आप। पॉपुलेशन इज स्मॉल, जनसंख्या कम है, और यहाँ फार्म्स आर ह्यूज, यानी खेत ज़्यादा है। अब यहाँ जब खेत ज़्यादा हो गया और पॉपुलेशन कम है, तो अब आप खुद से सोच लो, यहाँ पे हाईली मैकेनाइज्ड फार्मिंग होगी। ठीक है ना, आप कॉन्सेप्ट ग्रो करें। फार्मर्स मोस्टली ग्रो कॉमर्शियल क्रॉप्स। अब देखो, ज़मीन जब ज़्यादा हो जाता है तभी तो आप सोचोगे कि हमको कुछ एक्स्ट्रा बो के पैसा कमाना है। इंटेंसिव के केस में ये केस थोड़ा कम होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन की वजह से प्लॉट्स आर स्मॉल, तो लोगों के पास खेत कम है, तो वो थोड़ा, जिसके पास है वो करेंगे, नहीं है तो वो अपने घर के खाने पीने के लिए ही काम चलाते हैं। ओके, इट इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ज़्यादा इसमें पैसा खर्च करते हैं ये लोग। एंड क्रॉप यील्ड इज ऑल्सो हाई विथ लार्ज प्रोडक्शन फॉर द सेल। ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो क्या करते हैं ये लोग, बेच देते हैं टू अर्न मनी। ओके, हियर केमिकल फर्टिलाइजर्स, देखो चाहे इंटेंसिव हो या एक्सटेंसिव, आप केमिकल फर्टिलाइजर्स, मैन्योर हर जगह यूज़ कर रहे हो, क्योंकि यू नीड मैक्सिमम आउटपुट। ओके, पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। इट इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट इन इंडिया एक्सेप्ट इन सम पार्ट, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन बचा ही नहीं है। ठीक है ना, तो एक्सटेंसिव है, पॉपुलेशन अपने यहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो एक्सटेंसिव पॉसिबल नहीं है, इंटेंसिव ही पॉसिबल होगा। लेकिन कुछ पार्ट में, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ भागों में आज भी ये चलता है, सो दिस इज़ रेयर केस। सो आई होप आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो इजीली कि है क्या। नाउ नेक्स्ट विल गो फॉर द प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन का मतलब देख लो, आप उसको समझना हो तो जैसे बगीचा लगाने को बोलते हैं ना, जैसे टी इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। कुछ अब इसमें जैसे आपने एक प्लांट को प्लांट कर दिया, वो काफ़ी साल तक चल रहा है, आपको बेनिफिट दे रहा है, दैट इज प्लांटेशन फार्मिंग। सी, इट इज़ अ मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब किसी एक ही फसल को आपने उगा दिया है, वो बहुत दिन तक चल रहा है, वो लार्ज एरिया एंड डज नॉट इंक्लूड नेचुरली अकरिंग प्लांट्स। नेचुरली अकरिंग प्लांट्स को वहाँ आप ग्रो नहीं करने देते हो, क्योंकि वो आपने जो प्लांट्स लगाए हैं उनको वो डैमेज करने लगता है। इट इज़ यूजली कैरिड आउट इन सम पार्ट्स ऑफ केरला, कर्नाटका, बंगाल एंड आसाम। अब देखो, जहाँ ज़मीन बेसिकली लेटराइट सॉइल वगैरह है, जहाँ पे ज़मीन फर्टाइल नहीं है ना, वही ये कॉमन है। हमारे यूपी, बिहार इस साइड में, तो पंजाब ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल है, तो यहाँ लोग प्लांटेशन के बारे में सोचेंगे ही नहीं। ओके, दे विल कल्टिवेट राइस, व्हीट, दिस दैट। ओके, बट द प्लेस वेयर farming is tough, agriculture, if soil is not fertile, climatic conditions are not good, then यहाँ ये कॉमन होता है। वहाँ भी ये लोग दे डू इट बाय साइंटिफिक मेथड, यानी साइंटिफिक मेथड से इसको करते हैं। रबर प्लांटेशन हो गया, ये भी इसका एग्जाम्पल है। फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स हर जगह यूज़ करेंगे, क्योंकि जो जहाँ खेती कर रहा है उसको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। इट इज़ ग्रोन यूजिंग द मॉडर्न मशीनरीज। ओके, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल। इट इज़ कैपिटल, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इज मेड। स्टार्टिंग में एक बार ही आपको इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना होता है, लेकिन रिटर्न जब ये मिलने लगता है प्लांटेशन फार्मिंग से, तो काफ़ी दिनों तक मिलता है। इट इज़ मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज यूज। ओके, इन दिस मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज यूज। सो आई होप प्लांटेशन फार्मिंग के ये कुछ जो पॉइंट्स हैं, आप सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को याद रखें। एग्जाम्स में पूछे, आप इन्हीं पॉइंट्स को लिखें। MCQ भी आएगा तो इन्हीं पॉइंट्स से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट, मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट इज द मिक्स्ड फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। मिक्स शब्द का मतलब ही है दोनों होगा इसमें, यानी आप क्रॉप भी उगाएंगे और एनिमल्स को भी रेयर कर लेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। यू प्लीज लर्न द डेफिनेशन। 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर, यानी 2 या 2 से फसल, ज़्यादा फसल भी हम उगा लेते हैं। ठीक है, एंड रोटेशन ऑफ द क्रॉप्स,
इज प्रैक्टिस्ड। क्लियर? रोटेशन ऑफ द क्रॉप्स का मतलब जैसे इस साल राइस आपने इस सीजन में उगा लिया तो अगले सीजन में व्हीट, क्रॉप रोटेशन। फिर उसके बाद फिर अगले सीजन में आपने कोई लेगुमिनस प्लांट जैसे ग्राम वगैरह उगा लिया। लेकिन यहाँ पे क्रॉप्स और एनिमल्स का साइमल्टेनियस रिलेशन होगा। बेसिकली एनिमल्स आर रेस्ड फॉर एन एक्स्ट्रा इनकम, आप ये हमेशा याद रखें। एनिमल्स से फार्मर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है, उनका प्रोडक्ट ही कैन यूज़ फॉर द मैन्योर एंड ही कैन सेल द एनिमल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फॉर अर्निंग मनी। सो मिक्स फार्मिंग अच्छा है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें, यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ देता है आपके व्हाट इज बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग। यू सी इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इट इज़ होलिस्टिक सिस्टम ऑफ फार्मिंग। ये डिफिनीशन है इसका, क्योंकि काफ़ी बार ये पूछ देता है ना व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। थोड़ा मैंने ये डिफिनीशन लिख दिया है, बड़ा सा ही है, लेकिन प्लीज़ आप कोशिश करें, इसके डिफिनीशन में ही सारे वर्ड्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो आप थोड़ा ये इसको याद करने की कोशिश करें। सी ऑर्गेनिक फार्मिंग इट इज़ अ होलिस्टिक सिस्टम ऑफ फार्मिंग विच इज़ प्राइमरी एम्ड एट कल्टिवेटिंग देयर लैंड एंड रेजिंग क्रॉप्स इन सच वे, यानी ये एक प्रकार का फार्मिंग है जिसमें इस प्रकार की खेती की जाती है टू कीप द सॉइल अलाइव। हाँ, ये सबसे कॉमन है, सबसे खास बात ऑर्गेनिक में है, टू कीप द सॉइल अलाइव एंड इन गुड हेल्थ बाय यूज ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड अदर बायोलॉजिकल मटेरियल्स along with the benefits microbes to release nutrient to the crop for increased substantial production in eco-friendly environment। ये काफ़ी बड़ा डिफिनीशन है इसका, लेकिन आपको थोड़ा इसको याद रखना ही पड़ेगा। अगर वो पूछ देता है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग देन यू विल हैव टू राइट दिस डिफिनीशन। ओके, लेकिन इसका जो बेनिफिट वगैरह है वो तो बिल्कुल इसके डिफिनीशन में ही है। आगे देख लेते हैं, जो बचा कुछ है उसको देखो इधर। इट प्रोटेक्ट्स, इसका खास बात, इट प्रोटेक्ट द लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखो आप करते क्या हो, बेसिकली यू डोंट यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स। आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक वर्ड ही है, मीन्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाइक काउ डंग मैन्योर्स आर यूज्ड डायरेक्टली। यहाँ पे दूसरा खास बात, सीजनल खेती की जाती है, मतलब जिस चीज़ का सीजन चल रहा है उसी की खेती की जाएगी ताकि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल न करना हो। सी insecticides and pesticides are mostly used for those crops which are off season। यानी अगर आपने कॉलीफ्लावर की सब्जी खाई होगी 2 महीने पहले से मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप उसको उठा के देखना उस पर वो अजीब टाइप की होगी, उसका कलर, उसका शेप, उसके अंदर कीड़े, क्यों? बिकॉज दैट इज ग्रोन अगेंस्ट नेचर, उसको दवा के दम पे ग्रो किया गया है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी आपको। और आने वाले अब सीजन्स में अगर आप देख लो, सीजन्स में जो सब्जी आती है कॉलीफ्लावर की वो सफ़ेद होगी, खूब सुंदर बड़ी सी होगी, उसके अंदर कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं होती है। ओके, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग सपोर्ट करता है इसको। इट प्रोवाइड्स क्रॉप न्यूट्रिएंट इनडायरेक्टली बाय द डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इट ऑल्सो मेंटेन्स सॉइल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो ये जो सॉइल का नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्रॉप रोटेशन के थ्रू, जैसे यू कैन ग्रो लेगुमिनस प्लांट्स, आप लेगुमिनस प्लांट्स को ग्रो कर लें, वो आप फर्टिलाइजर का यूज न करें। ओके, इट प्रिवेंट्स वीड्स डिसीजेस एंड पेस्ट बाय क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से हम वीड्स को कैसे हटा सकते हैं, जैसे सपोज करो अगर कोई वीड बहुत छोटा है, मतलब अगर मान लो कोई ग्रास हो गया, चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं आपको, जैसे देखो कोई घास है, अनवांटेड घास छोटी छोटी सी है, ठीक, तो आप इसमें जैसे बारले, बाजरा वगैरह जो बड़ा प्लांट है इसको ग्रो कर दोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको धूप नहीं मिलेगा। और अगर मान लो अनवांटेड ग्रास जो कोई वीड है वो बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसमें कोई आप छोटा फसल उगा लो, ठीक है, तो आप इसको फिर ईजिली ये बड़ा हो जाएगा, इसको आप निकाल सकते हैं। तो क्रॉप रोटेशन से आप अनवांटेड ग्रासेस को निकाल सकते हैं। ऐसे ही जो बहुत सारे डिसीजेस हैं ना ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, और पेस्ट भी। सो क्रॉप रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेचुरल वे ऑफ रिफ्रेशिंग द सॉइल। ओके, आप इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह का भी यूज़ नहीं करेंगे। सी ऑर्गेनिक मैन्योर ऑल्सो प्रोवाइड रियरिंग फॉर द लाइफ स्टॉक, यानी ये एनिमल्स को ही तो सपोर्ट करता है ये, क्योंकि उन्हीं की काउ डंग से ही आपको ये अपने खेत का आगे बढ़ना है लेके, तो इट सपोर्ट्स एनिमल रियरिंग और लाइफ स्टॉक्स। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल सीजन्स, खास बात देख लो भैया, अभी मैं बोल रहा हूँ स्टार मार लगा लो, हर साल पूछता है इससे प्रश्न, इस साल भी पूछेगा कि एग्रीकल्चर सीजन से कि खरीफ क्या है, रबी क्या है, जायद क्या है,
सी यू विल हैव टू आंसर। इसमें जो एग्जाम में जब कॉपी करेक्शन करने जाते हैं तो उसमें वो मंथ का नाम पूछता है। अगर बच्चे ने मंथ का नाम सही लिख दिया है और एग्जाम्पल सही लिख दिया है, ही इज डन। ओके, आपको ये याद रखना है। सो विल गो स्टार्ट विद द खरीफ। सी खरीफ इट इज एसोसिएटेड विद द साउथ वेस्ट मानसून। यानी साउथ वेस्ट मानसून का मतलब क्या है, जब बारिश स्टार्ट होगी तो आप ये फसल उगाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज एसोसिएटेड विद साउथ वेस्ट मानसून। इट ग्रोस इन द जून एंड जुलाई। देखो मानसून कब आता है, जून जुलाई के महीने में आता है, तो इसीलिए इसको ग्रो करते हैं। हार्वेस्टेड इन सितंबर। आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो गया, जून जुलाई एंड सितंबर एग्जाम के लिए। सितंबर एंड अक्टूबर में इसको हम कट करते हैं, ये खास हो गया। ओके, सितंबर एंड अक्टूबर। क्रॉप्स आर ग्रोन, ग्रोन आर राइस, मेज। आप ये सारा एग्जाम्पल्स नाम याद कर लेंगे, रैगी, शुगर केन, कॉटन, पल्सेस एक्सेट्रा। So here important keywords for you all is it is grown in the month of June, July and harvested in the month of September and October and you will have to learn the crops. Okay, उनका नाम आपको याद करना होगा और उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, आगे हम बढ़े। रबी क्रॉप्स, व्हेन यू मूव फॉरवर्ड, ये देखें आप रबी क्रॉप्स की जब हम बात करें तो यहाँ पे देखो आप रबी क्रॉप्स इट बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ द विंटर। यानी ऑनसेट का मतलब जब विंटर स्टार्ट होने वाला होगा दीपावली की छुट्टी के बाद, ठीक है ना, उसके बाद विंटर इन द अक्टूबर एंड नवंबर एंड एंड्स इन मार्च एंड अप्रैल। जब आपका एग्जाम हो रहा होगा तब ये फसल कटेगी, तो उस वक्त आप जब अपने एग्जाम हॉल में बैठ के चारों तरफ देख लेना, जो फसल होगा वही रबी फसल होगा। फ्यू क्रॉप्स आर ग्रोन थ्रू आउट द ईयर। अब रबी में कुछ ऐसे फसल है ना जिसको हम अलग अलग फसलों को भी अलग अलग समय में भी ग्रो किए करते हैं, उनको अलग अलग से हम देख लेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखो हो जाएगा आपका वीट हो जाएगा। हमने एग्जांपल लग रहा है छूट गया मुझसे यहाँ पे, यहाँ आप एग्जांपल लिख लें। जैसे हो गया आपका क्या हो गया, वीट हो गया, एक हो गया आपका वीट, फिर आपका हो जाएगा पी हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा ग्राम, ठीक है ना। ये सब जो फसल हैं इनको आप कौन सा फसल बोलते हो, इसमें पोटैटो भी आ जाएगा आपका, पोटैटो हो गया, मस्टर्ड भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे फसल कौन से फसल हैं, दिस आर ऑल रबी क्रॉप्स। व्हेन यू टॉक अबाउट द जायद खरीफ, ये देख लें आप, ये दो और क्लासिफिकेशन है, इनको हम लगभग साल में बीच बीच में ग्रो करते रहते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट जायद खरीफ, इसमें देखा इट इज सोन इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर एंड हार्वेस्टेड इन दिसंबर एंड जनवरी। ये इसमें सिर्फ एक ही फसल ज़्यादा कॉमन है, मस्टर्ड है, ठीक है ना, तो आप इसको याद रखेंगे। जयाद में ये तो गर्मी की छुट्टी में याद करो, जब बहुत तेज धूप चलता है, गर्मी पड़ती है, तो आप इन्हीं फसलों को ही, इन्हीं फ्रूट्स को खाते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे इट इज़ सोन इन द बिगिनिंग इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च एंड इज हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। या देख लो अप्रैल एंड मई। अब इसमें कौन सा हो गया, जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, मेज, ज्वार, ये सब सारी जो इसमें जो फसलें हैं उनको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इधर, ठीक है। आप देखो मंथ याद रख लेना है, एग्जाम्पल, ये टफ नहीं है थोड़ा, अगर आप प्रैक्टिकल हो तो और इम्पोर्टेंट है, आसानी से याद हो जाएगा, आप कोरिलेट कर लें सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये ध्यान देने की बात है। आगे बढ़ रहे हैं हम, वी आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड टुवर्ड द सीरियल्स। ओके, सीरियल्स यू सी। अब सीरियल्स किसको बोलते हैं, यहाँ से थोड़ा एक साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। सीरियल्स आर ऑल काइंड्स ऑफ ग्रास लाइक प्लांट्स विच हैव स्टार्ची एडिबल सीड्स। खास बात, सिर्फ आपके लिए काम का जो वर्ड है ना वो सिर्फ इतना ही है, स्टार्ची एडिबल सीड्स लाइक राइस, व्हीट, बार्ले, ओट, मिलेट्स। यानी कोई भी घास की तरह दिखने वाले प्लांट, लेकिन जिनका जो सीड है ना वो आप उसमें स्टार्च हो और जिसको आप यूज़ करें खाएं, वही क्या हो गया आपका सीरियल्स हो गए। जब आउटपुट ज़्यादा होगा तो इसको हम फिर क्या करते हैं, बेच देते हैं, प्रोडक्शन दूसरे जगहों पे सेल कर देते हैं। नाउ विल गो फॉर द मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यानी इसको हम कल्टीवेट कैसे करते हैं। आप देखें, व्हेन यू टॉक अबाउट द मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इस मेथड ऑफ कल्टीवेशन में बेसिकली इट इज टू टाइप, फर्स्ट ड्राई मेथड एंड पडल्ड मेथड। ड्राई मेथड में उस जगहों पे किया जाता है जहाँ इरिगेशन की सुविधा नहीं है, ठीक। तो इससे पहले कि बारिश आए हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग से, यानी उसको जो सीड है ना राइस का, उसको पूरे फील्ड में छिड़क देते हैं और ट्रैक्टर से प्लाउ करके वी स्टार्ट वेटिंग फॉर द मानसून टू कम। बारिश होगी वो अपने से ग्रो करता है, बट प्रोडक्शन इज नॉट वेरी हाई। वही अगर हम बात करें वेट मेथड में या पडल मेथड, जो बाकी मैक्सिमम एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है, सीड्स आर ग्रोन इन द नर्सरीज अच्छे से, फिर देन दे आर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है विद डिस्टेंस टू 10, 15, 20 सेंटीमीटर, जहाँ से उसको मैन्योरिंग वगैरह करके बेस्ट आउटपुट हमको मिलता है। चलिए देख लेते हैं ड्राई मेथड क्या है।
इट इज मेनली कन्फाइंड टू द एरियाज विच डिपेंड्स ओनली ऑन द रेनफॉल। सिर्फ बारिश पे निर्भर है, बाहर से इरिगेशन की सुविधा नहीं है, तो आप ड्राई मेथड। देयर इज नो अदर इरिगेशन फैसिलिटी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। सीड्स आर सोन इन रोज विथ ड्रिल वेयर देयर इज हैवी रेन एंड स्कैटर्ड वेयर देयर इज लो। बोला कि अगर जहाँ कम बारिश है वहाँ स्कैटरिंग कर देते हैं, लेकिन अगर जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ हम ड्रिल कर देते हैं। ड्रिल का मतलब क्या है? ड्रिल हमने पहले बताया था, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है जिसमें बम्बू होता है ना, बम्बू, ट्रैक्टर से भी अब डिबलिंग वगैरह कर रहे हैं, इसमें सीड भर देंगे तो सीड यहाँ गिरता रहता है। ठीक, ब्रॉडकास्टिंग से ड्रिलिंग अच्छा है, क्योंकि ड्रिलिंग से आप तो लाइन से प्रॉपर डिस्टेंस पे बो सकते हो, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में जैसे किसान लेके ऐसे जब सीड फेंकना स्टार्ट करता है ना, तो कितना सीड कहाँ गिर रहा है, कितना अमाउंट में गिर रहा है, ये फिक्स नहीं होता है। सो ड्रिलिंग मेथड इज फार सुपीरियर टू द ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ठीक है, तो आपने देख लिया जहाँ थोड़ी सी बारिश ज़्यादा है वहाँ ड्रिलिंग मेथड, जहाँ बिल्कुल कम है वहाँ ब्रॉडकास्टिंग तरीके से हम इसको तुरंत बो लेते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट, इन पडल्ड मेथड, पडल्ड और वेट मेथड। यहाँ देखें हमने ये वर्ड ये गलत हो गया है, PU होगा, ठीक है ना। इन पडल्ड और वेट मेथड, इट इज़ डन इन द एरिया वेयर रेनफॉल इज इनफ, यानी जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, यानी यूपी में, पंजाब वगैरह में, बिहार में, वेस्ट बंगाल, हर जगह यही प्रैक्टिस किया जाता है। हियर फील्ड इज प्लाउड थोरोली, यानी हम क्या करते हैं ना, जो फील्ड है उसको खूब अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ये खेत हो गया ना अपना, सपोज कर लो, इसको खूब अच्छे से प्लाव कर लिया, तैयार कर लिया, उसको हम पानी से भर देते हैं। ओके, 3 to 5 सेंटीमीटर इसमें स्टैंडिंग वाटर होता है। एंड अब देखो क्या करते हैं, पहले हम नर्सरीज तैयार कर लेते हैं। नर्सरीज का मतलब मान लो पूरा फील्ड हो गया, तो हम पहले जो सीड है ना उसको पूरे खेत में नहीं उगाते हैं, थोड़ा सा इतने छोटे से एरिया में, मान लो इसमें इतने पूरे फील्ड में अगर 5 kg सीड लगना है तो हम उसको यहाँ उगा लेंगे। ओके, 5 kg सीड कम एरिया में उगा लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ से जब ये 25 से 30 सेंटीमीटर इतना बड़ा हो जाता है, इसको दूर दूर एक एक लगाते हैं। यही होता है ट्रांसप्लांटेशन मेथड। ओके, दूर लगाना ही क्या है, ट्रांसप्लांटेशन, और एक छोटे से एरिया में पूरा सीड को उगा लेना ही क्या है, नर्सरीज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखें, स्टेप फॉलोज, फर्स्ट सोइंग ऑफ द सीड, ट्रांसप्लांटिंग, एंड थर्ड इज हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। ये 4 प्रोसेस इन्वॉल्व किसमें है, राइस में। आप देखें, फर्स्ट देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप धैर्य बना के इसको ध्यान से सुन लो। एक बार ध्यान से सुनोगे ना तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। थोड़ा देखिए ध्यान से। ब्रॉडकास्टिंग हमने पहले ही बोला, हियर सीड्स आर स्कैटर्ड ओवर द फील्ड आफ्टर प्लाइंग, इट इज डन बिफोर द मानसून, स्टार्ट्स रेनिंग, जहाँ रेनफॉल कम है वहीं इसको प्रैक्टिस की जाती है। ये हमने आपको बता दिया है। जहाँ सॉइल फर्टाइल नहीं होती ना, उन जगहों पर, यानी जहाँ बारिश ना हो वहीं उसी जगहों पे इसको प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखें, ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग में बेसिकली इन दिस मेथड हम पहले ही बता दिए थे, सीड्स आर सोन इन फरोस। फरोस का मतलब होता है ना क्यारी, जैसे देखो एक लाइन, ये क्यारी हो गया, दूसरा क्यारी हो गया, तीसरा, थोड़ा ये गड्ढा होता है अगल बगल वाले क्षेत्र से, ठीक है ना। क्यारी में इसको बो देते हैं विद हेल्प ऑफ ड्रिल, नॉर्मली मेड ऑफ बम्बू, ठीक है ना। अब वो बम्बू क्या होता है, जैसे हमने बता दिया, बम्बू मान लो हॉलो खोखला होता है, अंदर से ऊपर से डलिया जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें सीड भर दोगे आप तो नीचे गिरता रहता है, ठीक है। तो इसे लाइन लाइन से हम बो लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग मेथड। मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट सीड फॉल इन ए सिस्टमेटिक, यानी सिस्टमेटिक तरीके से, देखो आप लाइन से गिरेगा, जहाँ लेके जाओगे ये ड्रिल वहीं गिरेगा, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में तो कहीं गिर जाता है वो। इन ए लाइन जर्मिनेशन रेट ऑफ सीड इज मोर एंड वेस्टेज ऑफ सीड इज लेस, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी जर्मिनेशन सीड का ज़्यादा होगा और सीड का बर्बादी कम होता है, क्योंकि लिमिटेड सीड्स गिरते हैं जितनी जरूरत है। ओके, सेकंड वी टॉक अबाउट द डिबलिंग। डिबलिंग में देखो आप क्या होता है, यहाँ पॉइंटेड, ये आदिवासी लोग ज़्यादातर अभी भी जो माउंटेन स्लोप्स पे है ना, जहाँ ट्रैक्टर नहीं पहुँच पाए वहाँ करते हैं। एक ऐसा कुछ नुकीला सा स्टिक ले लेंगे वो, ठीक ना, स्ट्रेट लाइन हमसे ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, रुकिए थोड़ा 1 मिनट, मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ। देखो क्या होता है, देखो ये एक उन्होंने कुछ लकड़ी ले लिया और इसको पॉइंट कर देते हो, बिल्कुल पॉइंटेड हो गया, ये थोड़ा बड़ा सा लकड़ी होगा, ठीक है ना। अब इसके यहाँ पे एक वो दूसरा लकड़ी बांध देते हैं, रस्सी से इसको बांध दिया, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं ना, इस पर वो पैर रख के प्रेशर लगाते हैं, दबाएंगे तो ये ज़मीन के अंदर, ये अंदर हो जाएगा ना, अंदर चला जाता है और यहाँ पे होल हो जाता है। अब जो होल हो गया ना, इसमें ये सीड को डाल देते हैं और थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से डाल देते हैं। ये आपका कौन सा तरीका हो गया, डिबलिंग मेथड। अब इस जो इंस्ट्रूमेंट का जो यहाँ अस्त्र बन गया ना, इसको हम डिबलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिबलर।
डिबलर सिंपल पॉइंटेड स्टिक इज यूज टू मेक होल इन द ग्राउंड एट रेगुलर इंटरवल। अब ये एक आदमी ना आगे यहाँ पैर से इसको गड्ढा करते चला जाएगा, दूरी जितना उनको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना, और पीछे से दूसरा उसमें सीड डालते हुए उसको मिट्टी से दबाते हुए चला आता है। सीड डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, सीड डाल दिया, मिट्टी डाल दिया। सीड्स आर पुट इनटू द होल्स बाय हैंड इनटू द सॉइल, ठीक है। अब ये देखें कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में किया जाता है, ठीक है ना, जहाँ पे अभी व्यवस्था नहीं है ट्रैक्टर वगैरह की, वहाँ डिबलिंग करते हैं। तो डिबलिंग में एक पतली सी नुकीली स्टिक होती है इसी टाइप की, तो दबाते चले जाएंगे, जो गड्ढा हो गया उसमें सीड मिट्टी डाल के बराबर डिस्टेंस पे कर दिया। लेकिन ड्रिलिंग में ऊपर बकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, अंदर से एक खोखला है, बकेट में आपने सीड डाल दिया, अब लाइन से लेके जा रहे हो, जहाँ लेके जाओगे वहीं पे सीड गिरेगा। अब आपको लग रहा है यहाँ थोड़ा ज़्यादा दूर होना चाहिए, तो यहाँ वेस्टेज ऑफ सीड कम होता है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। अब देख लो, ये तो हो गया। अब नॉर्मली जहाँ पे ज़्यादातर खेती की जाती है वहाँ हमने बताया था नर्सरीज का कॉन्सेप्ट आपको। नर्सरीज का मतलब देखो यहाँ यही नर्सरी है, यानी जितना सीड उगाना था ना किसान ने, वो एक छोटे से एरिया में पूरा सीड ही, देखो कितना पास पास ही सीड है, देख लो सीड बिल्कुल पास पास इसमें बो दिया गया, इसलिए जो प्लांट्स उग के आए हैं ना, देखो कितना नज़दीक नज़दीक है। इसको आप सीडलिंग बोलते हो या सैपलिंग बोलते हो। अब यहाँ से देखो किसान इसको इकट्ठा करके जो इसमें कमज़ोर सीड्स होगी ना उसको फेंक देगा, और ये बंडल छोटा छोटा बना लेता है, और इस बंडल को ले जाके बड़े से जो फील्ड है ना उसमें इन बंडल्स को फेंक के और फिर इन बंडल को खोल खोल के दूर दूर से ऐसे ऐसे ट्रांसप्लांट कर देता है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। यानी ये नर्सरीज है, यहाँ से देख लो सीड्स उखाड़े जा रहे हैं, ये सब जो बंडल बनाया हुआ है ना, दिस आर ऑल सीड्स, ओके। नाउ दिस विल बी ट्रांसप्लांटेड टू द मेन फील्ड वेयर इट इज टू बी ग्रोन, ओके। सीडलिंग्स नीचे लिखा हुआ है क्या, सीडलिंग्स आर प्रिपेयर्ड इन नर्सरीज एंड आर ट्रांसप्लांटेड टू द मेन फील्ड वेयर रेनफॉल इज इनफ, ओके। आगे देख लेते हैं अब आप ट्रांसप्लांटेशन। अब देखो वहां से वो सीड लेके आए किसान, देखो सीड है ना बंडल का, अब इसको एक छोटा सा सीड बंडल को खोल रहा है और उससे दूर दूर वो बो रहा है, दिस इज ट्रांसप्लांटेशन। आप इसको क्या बोलते हो, ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। देखें, इट नीड अबंडेंस लेबर, देखिए लेबर की तो जरूरत है ही, क्योंकि वहाँ से सीड लेके आना, यहाँ उगाना सब लेबर इंटेंसिव है, ये बहुत खर्चीला प्रोसेस है। हियर सीडलिंग्स आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरीज, हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था। एंड आफ्टर 4 to 5 वीक्स जब ये बड़े हो जाए, जब उनका साइज हो जाता है 25 to 30 सेंटीमीटर, किसका, इन सीड्स का, जो यहाँ देखो यहाँ उखाड़ के लेके आए थे ना, जो इससे पहले वाली जो ये स्लाइड थी इसमें देख लेते हैं। देखो ये जो सीड्स हैं ना, ये देखो आप, ये सीड्स, इन सीड्स का जो साइज है ये 25 to 30 सेंटीमीटर जब हो जाता है तब ही इनको उखाड़ा जाता है, यही कहने का मतलब है, ठीक। फिर उसको ले आके यहाँ 30 to 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या उससे कम डिस्टेंस पे भी इसको बो देते हैं, ठीक ना। दिस इज वेरी पॉपुलर एज इट गिव्स हायर यील्ड, यहाँ प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होगा। एंड एडवांटेज ऑफ दिस ट्रांसप्लांटेशन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क, आप ये एग्जाम में याद रखना आएगा। ओनली हेल्दी प्लांट्स आर पिक्ड, यानी जब वहाँ से वो किसान उखाड़ रहे होते हैं तो उसमें जो कमजोर सीड होता है ना, उसको सैपलिंग छोटा सा, जो छोटा सा 25 सेंटीमीटर का प्लांट है, कमजोर है, वहीं फेंक देते हैं उसको, ठीक है। हेल्दी प्लांट्स आर पिक्ड एंड अनहेल्दी वंस आर डिस्कार्डेड, तो पहले तो छटैया हो गया उनका। वीड्स आर रिमूव्ड वाइल रीसोइंग, अब मान लो उसमें कोई अनवांटेड ग्रास आ गया, घास आ गया। वीड्स का मतलब क्या होता है, देखो अनवांटेड ग्रास, अनवांटेड ग्रास, अनवांटेड ग्रास कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये हो गया आपका राइस, इसमें अगर वीट का उगाया तो वो भी अनवांटेड ग्रास है। उसमें राइस, उसमें रोज फ्लावर उग गया, वो भी अनवांटेड है। इसमें मैरीगोल्ड उग गया, वो भी अनवांटेड है। मतलब वहाँ जिस प्लांट की आपको जरूरत नहीं है, कोई ऐसा नया प्लांट आ गया, उसको आप वीड बोलोगे, ओके। तो यहाँ जो जितने भी वीड्स होते हैं, घास होते हैं ना, उन सबको निकाल देते हैं, जिससे अगर आप जो फ्रेश यहाँ जैसे इस ट्रांसप्लांटेशन मेथड में बोगे तो यहाँ तो सिर्फ राइस ही होगा, तो यहाँ प्रोडक्शन अच्छा आएगा। देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ सीड, यानी यहाँ पे सबसे खास क्या है कि जो सीड है ना उसका कम बर्बादी होता है, ठीक है ना। अब 5 kg आपने नर्सरी में उगा लिया, और अब देखो कितना कैलकुलेटेड डिस्टेंस 25 to 30 सेंटीमीटर पे लगाते जाने तो कम सीड लगेगा, वरना ऐसे बहुत ही ज़्यादा सीड लगता है। तो ये ट्रांसप्लांटेशन है, अब इसको जरूर याद रखें, ये एग्जाम में पूछता है, ओके। नेक्स्ट,
अब एक और तरीका है, देखिए जापानीज मेथड है, इसमें इसका प्रोडक्शन बहुत हाई आता है, इसलिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछता है इससे। सेम टाइप है जैसे ट्रांसप्लांटेशन मेथड था, सेम है, देख लेते हैं इसमें क्या है। इट इज़ अ इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, यानी ये इम्प्रूव्ड मेथड है, सेम ट्रांसप्लांटेशन ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोड्यूस इन 1953, ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1953। इन दिस मेथड हाइल्डिंग वैराइटीज आर यूज, इसमें एक जो स्पेशल वैरायटी जो सीड का इस्तेमाल करते हैं ना, वो यही है, जेपोनिका है, इसी की वजह से प्रोडक्शन उसका ज़्यादा आता है। तो आप याद रखें, सीड का नाम क्या है, जेपोनिका। इसमें भी जैसे वहाँ नर्सरी में हम प्रिपेयर करते हैं, वैसे सीडलिंग आप प्रिपेयर इन नर्सरीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट्स आर ट्रांसप्लांटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, वहाँ भी हम ऐसा ही कर रहे थे, यहाँ भी। यहाँ वीडिंग बाद में भी अगर कोई वीड उसमें उगाया हो, अनवांटेड ग्रास, उसको निकाल दिया जाता है। मैन्योर इज यूज इन एक्सटेंसिवली, ज़्यादा खाद का इस्तेमाल करता है ये। ऑर्गेनिक जेपोनिका सीड्स गिव हाई यील्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने देखा था बार बार पूछ रहा था, तो हमने इसको भी कवर अप कर लिया है। ओके, आगे देखें, हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। जैसे मान लीजिए आपने नर्सरी से उठा के ट्रांसप्लांट कर दिया, अब ये प्लांट बड़ा हो गया, अब उसको हम हार्वेस्ट कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। फील्ड इज ड्रेन बिफोर हार्वेस्टिंग, अब फसल कटने वाला है ना, तो उसके अंदर से पानी पूरा निकाल देते हैं, वरना पानी में घुस के थोड़ी फसल काटोगे। ओके, सो इट इज ड्रेन्ड बिफोर हार्वेस्टिंग, इट इज लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है ना, इसमें हर काम लेबर करेगा। नर्सरीज में उखाड़ने का काम लेबर करेगा, ट्रांसप्लांटेशन ही लेबर करेगा, फिर फसल भी काटेगा लेबर, उसको लेके आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें लेबर इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। ओवरऑल किसान को बचत कम होती है। इन ईच स्टेम इज कट अबाउट 60 सेंटीमीटर बिलो द ग्रेन टू फैसिलिटेट द थ्रेसिंग। अब इसको क्या करते हैं ना कि जैसे मान लो ये प्लांट हो गया, तो हार्वेस्टर से अगर हम बात करें, हार्वेस्टर मान लो यहाँ इसका ग्रेन लगा हुआ है, ठीक ना, तो अगर हम हार्वेस्टर की बात करें तो हार्वेस्टर भैया देखो ये ऊपर से कट कर लेता है इतना, नीचे से छोड़ देगा इतना ज़मीन में। इसी को दिल्ली के आसपास वाले, पंजाब वाले लोग जो आग लगा देते हैं तो पोल्यूशन हो जाता है दिल्ली में, याद करो, इसी को जला देते हो। लेकिन अगर हम विलेज साइड में बात करें, गांव में, तो वो फॉडर के पर्पज से ना पूरा नीचे से काट लेते हैं, तो ये वाला बेनिफिशियल होता है। लेकिन शहरों में मैक्सिमम ज़्यादातर जगहों पे अगर हम बात करें जहाँ पे मास लेवल पे इसका कल्टीवेशन हो रहा है, तो हार्वेस्टर से ही होता है, तो ऊपर से ही इसको कट कर लेते हैं। ओके, अब थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग का मतलब होता है ना कि जैसे सपोज करो ये इसके जो डंठल हो गया ना, इसका स्टेम हो गया, ये जिससे इसका राइस लगा हुआ है, ठीक, फ्रूट, अब ये इसका स्टेम है, तो अब आपको राइस को इस स्टेम से अलग करना है ना, तो गांव में लोग या हर जगह क्या करते हैं ना, ये कुछ लकड़ी का इतना ऊपर रख लिया। अब ये किसान है ना, किसान लेके आएगा इसको और बहुत तेज़ी से ना इसको इस पर पीटता है। किसको? इस राइस को पीटेगा, तो जितना राइस का दाना था ना, ग्रेन, वो सब यहीं गिर जाएगा, गिर गया। अब इसके हाथ में तो ये पार्ट रह गया स्टेम वाला उसका, उसको वो ले जाके दूर रख देता है इधर। फिर ये सेम प्रोसेस है, किसी लकड़ी पे ले आके पीटते हैं, इसी को थ्रेसिंग बोलते हैं। जिससे जो सीव है, सीव का मतलब जो प्लांट है उस ग्रेन से अलग हो जाए, यही होता है। देखिए, इट इज़ डन बाय बीटिंग द सीव्स अगेंस्ट द वुडन बार, यानी लकड़ी पे ले आके पूरे अनाज को ऐसे पीटा जाता है, ठीक, मतलब स्टेम हो गया, ऊपर लगा है राइस, ले आके पीटेंगे ऐसे, तो राइस अलग हो गया, लेकिन जो टहनी है वो अलग हो गया, तो टहनी अलग उठा रख देते हैं, फिर दूसरा लेके आते हैं, फिर पीटते हैं, जिससे राइस अलग हो गया, टहनी अलग हो गया, इसको थ्रेसिंग बोलते हैं। इन दिस मेथड, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक, यानी जो उसका मेन स्टॉक है, टहनी है, उससे अनाज ग्रेन अलग हो जाता है। किससे? थ्रेसिंग से। आप अगर पूछेगा व्हाट इज थ्रेसिंग, आप बस इतना लिख देना, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक बाय बीटिंग अगेंस्ट द वुडन बार। ओके, सो थ्रेसिंग इज डन इन राइस टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर राइस के फील्ड, यानी जैसे मान लो, देखो ये आपका जैसे मान लो एक फील्ड हो गया, इधर ये फील्ड हो गया और आपका घर बहुत दूर है इधर से, ठीक है, रोड से आना है, ठीक, तो अगर इस फील्ड में ही हमने इसको थ्रेसिंग कर दिया, यानी ग्रेन अलग कर लिया, तो ट्रैक्टर से आप सिर्फ ग्रेन लोड करके लेके चले आओगे तो कम खर्च लगेगा। नहीं तो जब पूरा ये धान ही लेके आएंगे, मतलब लगा हुआ, तो कई राउंड करना होगा आपको, कई बार ट्रैक्टर कम से कम 10 राउंड करेगा एक बार, क्योंकि ज़्यादा उसका अमाउंट होगा। ऐसे पीट दिया तो उसका पुआल बोलते हैं, यानी इसका सीव अलग हो गया और ग्रेन अलग हो गया। तो ये पैसा बचाने के लिए ना जो थ्रेसिंग है वो खेतों में ही की जाती है। कहाँ की जाती है? खेत में की जाती है, ताकि वो पूरा पैसा किसान का क्या हो, बच जाए। तो आई होप
कि ये आपसे अगर पूछा जाए कि थ्रेसिंग क्यों की जाती है और कहाँ की जाती है, तो आपको समझ में आ गया। खेत में की जाती है क्यों, ताकि किराया भाड़ा या पैसा ज़्यादा ना लगे, ठीक है ना। नाउ विनोइंग, विनोइंग देखो इसको हिंदी में बोलते हैं ना पीटना बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में देहात में, ठीक है ना, धान पीटना। विनोइंग का मतलब ओसाना बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे, हम लोग के यहाँ तो ओसाना बोलते हैं। ओके, विनोइंग इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड हस्क फ्रॉम द ग्रेन। यानी मान लो कि आप बहुत सारा आपने थ्रेसिंग कर दिया तो ग्रेन होगा, उसमें पत्ती वगैरह होगी, बहुत गंदगी होगी ना, उसमें से गंदगी से अनाज को जो निकालते हैं ना, ऊपर से ऐसे गिराएंगे अनाज, बहुत तेज आगे से हवा चलाते हैं, तो जिससे धूल वगैरह जो गंदगी है वो बाहर निकल जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, विनोइंग बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स द पॉरिंग ऑफ द ग्रेन फ्रॉम हाइट इन विंडी डे, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, यानी ऊपर से हम ग्रेन को गिराएंगे, हवा चलती रहेगी, जिससे कि अनाज अलग गिर जाएगा और जो उसके अंदर जो गंदगी है वो अलग उड़ के चली जाएगी। ये ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है ना। हमने शायद इसका डायग्राम लिया है, आप देख लें आगे, डायग्राम है एक किसी स्लाइड में, हो पाया है या नहीं, हाँ देखो देखो यहाँ देखो, ये रहा, देख रहे आप, ये देखो, यहाँ से किसान एक गिरा रहा है जो ग्रेन है उसको, और ये पंखा बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो हवा से जो धूल गंदगी है सब उड़ जाएगा और राइस यहीं पे इकट्ठा हो जा रहा है, देख रहे हैं आप। और ये देखो थ्रेसिंग है, ये वीट के केस में थ्रेसिंग होता है ऐसे, लेकिन राइस में हम ऐसे थ्रेसिंग नहीं करते हैं। वीट में तो मशीन आता है, थ्रेसर उसमें डाल देते हैं, सब अलग अलग हो जाता है, लेकिन राइस में इसको पीटना पड़ता है। ओके, अभी आप देख लो यहाँ पे हम आ गए वापस, फिर लो मिलिंग। मिलिंग में बेसिकली राइस जो होता है ना, उसका जो जैसे धान हो गया, धान बोलते हैं हम उसको, राइस जैसे मान लो कुछ इस टाइप का होता है वो, ठीक है, इस टाइप का होता है, तो इसका ऊपर का जो पार्ट होता है ना, दैट इज येलोइश, और इसी के अंदर होता है आपका राइस जो वाइट होता है, ठीक। तो रिमूविंग ऑफ दिस येलोइश पार्ट, इसका जो कवर होता है ना येलो, इसको निकालने को आप मिलिंग बोलते हो। सी दिस इज डन टू रिमूव द येलोइश हस्क ऑफ द ग्रेन। इसको मिल में ले जाते हैं हम वहाँ, और वहाँ जो मशीन होता है ना, वो मिलिंग बोलते हैं होता है। मॉडर्न मिलिंग इज डन बाय मशीन, सच पॉलिश राइस हैज़ ए ग्लॉसरी टेक्सचर। यानी अगर आप मिल में लेके चले गए तो वहाँ का जो राइस होता है ना, वो बहुत चमकीला होता है, शानदार देखने में लगता है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, इट लैक्स इन न्यूट्रिशन। यानी उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसकी क्या होगी, कमी हो जाएगी। क्यों, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रबिंग। यानी उसमें जो उसका 2-3-4 लेयर जो होता है ना, उसको ये मिल में लेके जाओगे ना तो मिलर निकाल देता है, जिसके अंदर से उसका जो न्यूट्रिएंट पार्ट होता है वो निकल जाता है, इसलिए राइस वो अच्छा नहीं होता है आपके सेहत के लिए। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहाँ कहाँ राइस मिल रहा है, इसमें खास बात क्या है, वेस्ट बंगाल फर्स्ट, सबसे वेस्ट बंगाल इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप एंड ऑक्यूपाइंग अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। यानी जितना भी फसल उगाया जाता है इसमें से 3/4 इस अकेले इसी वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है। यूपी, आंध्र प्रदेश, बाकी पंजाब, तमिलनाडु में भी इसकी खेती की जाती है। तो ये था आपका राइस। आई होप आपको राइस समझ में आ गया होगा। एक एक प्रोसेस हमने कोशिश की समझाने की। आप इस वीडियो का 2-3 बार देख लीजिएगा, और वर्ड्स तो जितना हमने लिखा है उसी से आपका बाहर आना ही नहीं है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट है आपका वीट। वीट से देखो बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आता है तो राइस से ही आता है। वीट है, इसको देख लेते हैं। वीट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। क्लाइमेट कूल मॉइस्ट क्लाइमेट एंड राइपेंस इन वार्म ड्राई क्लाइमेट। यानी जब हम इसको बो रहे होते हैं तो थोड़ा ठंडी, यानी दीपावली के आसपास बोते हैं तो ठंडा होता है, कट करते हैं एग्जाम बीत जाता है यानी अप्रैल में, तो उसमें बहुत गर्मी लगती है। ये आपको 2 टेम्परेचर याद रखना है। सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। ये एक प्रकार का रबी क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है, रबी क्रॉप। नेक्स्ट टेम्परेचर, इट बीइंग ए रबी क्रॉप नीड्स, देखो 10 to 15 डिग्री ड्यूरिंग सोइंग। जब बो रहे हैं ना तो कम तापमान चाहिए, क्योंकि ये घास है ना, क्या है, बिकॉज वीट इज अ ग्रास। अब ये घास है, तापमान अगर ज़्यादा हुआ ना तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, इसलिए तापमान क्या होना चाहिए, कम। एंड 20 to 25 ड्यूरिंग द हार्वेस्ट। जब कट कर रहे हैं तो तापमान ज़्यादा चाहिए होता, देखो क्यों, पकने के लिए, फॉर मैच्योरिंग। अब देखो यही तापमान साउथ इंडिया में नहीं मिलता है, केरल वगैरह में यही तापमान
जो 25 से ऊपर तापमान है ना वो उस वक्त नहीं मिल पाता है, इसलिए वहाँ जो फसल है उसको आप देखेंगे व्हीट नहीं उगाया जाता है। हीट एंड लू मच रेनफॉल डू नॉट फेवर इट्स ग्रोथ इन साउथ इंडिया, यानी गर्मी और बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा रेनफॉल एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है साउथ इंडिया में नहीं वीट ग्रो करने का। बहुत भयंकर बारिश होता है यहाँ, तो अगर हार्वेस्टिंग टाइम में अगर रेनफॉल हो गया तो पूरा फसल सड़ जाएगा। तो ज़्यादा बारिश होना साउथ इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है नहीं ग्रो करने का। नाउ सॉइल, व्हेन यू टॉक अबाउट द सॉइल, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोम एंड क्ले लोम सॉइल्स। ओके, हमारे यहाँ जो ग्रो करते हैं नॉर्मली ट्राइटिकम एस्टिवम होता है। एक बार एमसीक्यू में पता नहीं कहाँ पूछा था, हमने क्वेश्चन देखा था बोर्ड में, इसलिए हमने ले लिया है। नॉर्थ इंडिया में ट्राइटिकम एस्टिवम, ये इसका बोटनिकल नाम भी आप याद रखें। ओके, ट्राइटिकम ड्यूरम ग्रो करते हैं, ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है। हमारे यहाँ ट्राइटिकम एस्टिवम और ट्राइकम डोकोकम ये रेड सॉइल में। किस सॉइल में कौन सा ग्रो होता है आप देख लीजिएगा एक बार, ये क्वेश्चन आया था इसलिए हमने इसको ले लिया था। नेक्स्ट, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, फर्स्ट सोइंग। इट इज़ डन वेल पोलोनाइज्ड फील्ड। पोलोनाइज्ड का मतलब होता है आप पहले उसको पानी वगैरह खूब देके उसको प्लव कर लें, उसको बोलेंगे पोलोनाइज्ड, भुरभुरा। इट इज़ सोन बाय ड्रिलिंग मेथड और बाय ब्रॉडकास्टिंग। ओके, ड्रिल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रॉपर डिस्टेंस हो जिससे इसका प्रोडक्शन आउटपुट ज़्यादा आए। और अगर हम बात करें ब्रॉडकास्टिंग का तो ब्रॉडकास्टिंग भी चलता है इसमें। ओके, टेम्परेचर शुड बी लो ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ। ओके, और इसको तापमान कम चाहिए होता है स्टार्टिंग में। हमने पहले बोला ग्रास है, पतला ग्रास होता है, तापमान ज़्यादा होगा तुरंत सूख जाएगा, इसलिए इनिशियल फेज में इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। इसको पानी लगभग 3 से 4 बार यानी 20 से 25 दिन के गैप पे लगातार देना पड़ता है। इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस इरिगेशन। नाउ हार्वेस्टिंग, इट इज़ हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल व्हेन टेम्परेचर इज हाई, पकने के लिए ज़्यादा तापमान। थ्रेसिंग इज डन बाय बुलक फीड्स। पहले ऑक्स वगैरह से की जाती थी, बुलक से की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब थ्रेसिंग देखो, ये मशीन आ गया है, मॉडर्न मशीन है, इसमें इससे की जाती है। यहाँ से आप डालोगे पूरा वीट और यहाँ से इसका हस्क भूसा बाहर निकल जाएगा और इसका जो अनाज है ना ग्रेन वो पीछे उस साइड से गिर जाता है। ठीक है, तो ये पूरा थ्रेसिंग एडवांस मशीन है, इससे की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखें यूपी आपका हो गया कौन सा, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिस आर द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। सो विट में कुछ खास पूछता नहीं है, जहाँ से है वो हमने आपको दे दिया है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया। ठीक है, अब जिस को जितना नंबर का पूछेगा उसके हिसाब से पढ़ना है, ज़्यादा रिसर्च अपने को करना ही नहीं है। नेक्स्ट विल गो फॉर द मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स में भी कुछ 2-4 पॉइंट ही हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान से देखें। मिलेट्स, इट इज़ पहला ही पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क। इट इज़ कंसिडर्ड टू, इट इज़ रेफर टू ए नंबर ऑफ इन्फीरियर ग्रेन्स लाइक ज्वार, बाजरा एंड रागी विच सर्व फॉर ग्रेन फॉर द पुअर। यानी इसको आप इन्फीरियर ग्रेन क्यों बोलते हैं, यही एक सबसे पहला सवाल है। क्योंकि हमारे जो समाज में जो पुअर सोसाइटी के लोग हैं उनके द्वारा ये यूज़ किया जाता है, लेकिन ये पहले किया जाता था, अब नहीं। अब कोई उतना पुअर नहीं रह गया है कि इसका इस्तेमाल करें। फिर भी जो आपका क्वेश्चन है उसको आप आंसर सेम करेंगे, बिकॉज इट इज़ कंज्यूम्ड बाय द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सो इट इज़ कॉल्ड इन्फीरियर ग्रेन। ओके, इन्फीरियर ग्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ये हम बात करें तो अब आप फॉरेन चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, वो मतलब राइस वीट छोड़ के सब लोग मिलेट पे वापस आ गए हैं। अब यहाँ ये वर्ड चेंज करना होगा, ठीक है ना, सुपीरियर गेन इसका नाम देना होगा। आप पता कर लेना, उधर सब लोग इसी को खा रहे हैं, क्यों, मोटापा की वजह से बहुत बीमारी हो रही है, इनको खाने से बीमारी नहीं होती है। ठीक है, आप देखें आगे। इट्स स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब जो इसकी टहनी वगैरह है, देखो ये देखो आप इस डायग्राम में देखो, ये देख रहे हो ना, ऊपर का अगर हम ये फ्रूट काट दें तो नीचे का जो बच गया ना रूट तक, उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। उसको फॉडर की तरह जानवरों को खिलाया जाता है। ओके, खा जाते हैं उसको छोटा छोटा कट करके। दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इनफर्टाइल सॉइल। अब ये सबसे खास बात है, यानी मिलेट्स को आप उगाओगे कहाँ, जो सॉइल फर्टाइल नहीं है ना उसी जगह उगाया जाता है। जहाँ बेस्ट और जो फर्टाइल सॉइल है ना वहाँ हम मिलेट्स नहीं उगाते, वहाँ राइस, व्हीट, सब्जी ये सब उगाते हैं। ठीक है, तो इन्फीरियर सॉइल में इसको उगाया जाता है। विथ कैन स्टैंड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी जहाँ पे रेनफॉल समझ लो सिंपल, रेन क्या हो, लो हो, आप ऊँची जगह उगा गए, प्लस सॉइल क्या हो, थोड़ा सॉइल के अंदर कम न्यूट्रिशन हो। ठीक है ना,
जो कम न्यूट्रिशन होता है वहाँ भी आप इसको उगाते हैं। मिलट्स डू नॉट नीड मच रेनफॉल टू ग्रो, दे आर नोन एज ड्राई क्रॉप्स। ये भी आप इसको याद रखेंगे, यानी मिलट्स को ज़्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, ड्राई क्रॉप्स। दे ग्रो फॉर शॉर्ट 3 to 4 months, यानी 3-4 महीनों में ही ये रेडी हो जाएंगे, ठीक ना। ज्वार की बात करें, इट इज़ बोथ रबी एंड खरीफ, ये देख लो, यानी क्या है, ये बोथ रबी और खरीफ है। इट ग्रोस वेल्स इन ड्राई एरियाज इवन विदाउट इरिगेशन, टेम्परेचर 27 to 32, दे कैन ग्रो इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। ये कुछ वर्ड जो इंपॉर्टेंट है हमने उसको रीडिंग में कर दिया है। दे आर ग्रोन इन यूपी, राजस्थान, गुजरात एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप इसको देख लेंगे, रट लेंगे, थोड़ा सा रटना ही तो है उसमें और समझ लेना है। और उसमें क्वेश्चन होगा इन्फीरियर क्रॉप से लेके ड्राई क्रॉप क्यों बोलते हैं, प्लस इनको कहाँ उगाया जाता है, तो अब पहले ही पता है जहाँ तापमान थोड़ा ज़्यादा हो, जहाँ रेनफॉल कम हो, जहाँ सॉइल इनफर्टाइल हो, हम उसी जगहों पे इनको ज़्यादातर ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट बाजरा, ये देख लें आप, बगल में इसका फोटो भी लगा हुआ है। दे आर रेन फेड। देखिए खास बात ये ना, जैसे मान लो किस जगहों पे अगर साउथ वेस्ट मानसून की वजह से रेन अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम क्या उगाते हैं, हम उगाते हैं वहाँ पे राइस। और अगर रेनफॉल कम है उसी जगह पे उसी का सब्स्टिट्यूट ये है बाजरा। ओके, इनको ज़्यादातर प्योर या मिक्स क्रॉप में उगाते हैं। मिक्स क्रॉप में इनको लेगुमिनस प्लांट्स के साथ उड़द वगैरह जो है ना उसके साथ उगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये प्योर ही उगाया जाता है। इट इज़ ग्रोन मेनली ऑन रेड सॉइल और लोमी सॉइल। ओके, रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। ये रागी या दूसरा है इसका बकवीट, ये नाम ही पूछ देता है, तो देखेंगे। इट इज़ ग्रोन इन द ड्रायर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया थ्रू आउट द ईयर। पूरे जहाँ रेनफॉल कम हो पूरे साल उसको उगाते हैं इरिगेशन की सहायता से। ड्राई रीजन कैन स्टॉन्ड सीवियर ड्रॉट, यानी क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो गर्मी है ना उसको बर्दाश्त कर सकता है, इसीलिए इसको जहाँ लेस रेनफॉल है वहीं उगाते हैं। इट इज़ ग्रोन इन लाइट रेड ब्लैक सैंडी सॉइल इन कर्नाटका ऑल्सो, तमिलनाडु एंड ऑन अलुवियल सॉइल। तो ये आप इसको देख लेंगे। इसका राइस भी, रागी को क्या नाम देते हैं, बकवीट, ये वाला पॉइंट पूछ सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। आगे बढ़ रहे हैं हम, ये देख लो पल्सेस। पल्सेस में अब तक जो क्वेश्चन पूछता है सबसे खास बस एक ही क्वेश्चन ही पूछता है, वो है क्या, देखो पी फॉर पल्स हो गया और अगला है पी फॉर प्रोटीन, यानी पल्स किसका सोर्स है, प्रोटीन का। और एक और याद आ गया हमको, हाँ, जी फॉर ग्राउंड नट। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है ये कहाँ उसको उगाया जाता है, तो गुजरात। देख लो इसमें भी दोनों में जी है, ये दोनों याद रखो। ओके, दे आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। पल्सेस आर इम्पोर्टेंट सोर्स, यानी जो लोग शाकाहारी हैं, मांस नहीं खाते हैं, मीट नहीं खा रहे हैं, तो मीट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो उनका दाल चलता है, ठीक ना। पल्सेस आर ग्रोन एज ए क्रॉप रोटेशन एज ए लेगुमिनस क्रॉप, यानी क्रॉप रोटेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी क्रॉप रोटेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखो इनके पास क्या होता है, दिस आर कंसिडर्ड टू बी द लेगुमिनस प्लांट। अगर हम लेगुमिनस प्लांट की बात करें तो जो प्लांट होता है ना लेगुमिनस, अब देखो खास क्या है इनके अंदर, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। देखो इनका जो रूट हो गया ना, रूट के अंदर होते हैं नोड्यूल्स। क्या होंगे, नोड्यूल्स। अब इन नोड्यूल्स के अंदर होते हैं, इसके अंदर होते हैं बैक्टीरिया, जिसको आप क्या बोलते हो, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया है ना, अब इसके अंदर जो नोड्यूल है ना, इसके अंदर मिलता है रेड हीमोग्लोबिन, सॉरी लेग हीमोग्लोबिन। क्या मिलेगा, लेग हीमोग्लोबिन। और ये क्या करता है ना, लेग हीमोग्लोबिन ये एंजाइम है जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है, यूरिया में। इसीलिए जब ये खुद से ही यूरिया बना ले रहा है तो आपको यूरिया देने की क्या जरूरत है। प्लस ये खुद से जब यूरिया बना ले रहा है तो आप इसको उस खेत पे ग्रो करते हो जो फर्टाइल नहीं है। ओके, आई होप सबको समझ में आया। प्लस अब मान लो आपने, ठीक है, ये आपका एक चना ही है सपोज करो, अब आपने इसको जब काटना है तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा गड्ढा करके सॉइल के अंदर से निकालोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से कट कर देते हो तब ये नीचे का पूरा पार्ट जमीन में रहेगा, तो ये जो न्यूट्रिएंट या फर्टिलिटी है उसको रिगेन कर दिया, रिटर्न कर दिया, इसीलिए बेस्ट होता है ये। ओके, देखें आप,
क्रॉप रोटेशन, लेगुमिनस प्लांट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड इंक्रीज द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। टू इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, ये दीज आर इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ टू नहीं होगा, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, देख लेते हैं। इसका नाम देख लो, ग्राम हो गया, तूर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, हाँ देख लो, ये सब मैंने यहाँ कुछ पिक्स लगाए हैं, वो आप देख लेना कौन कौन सी दाल है, मम्मी से पूछ लेना। दूसरी बात, हाँ अगर आप अरहर की दाल यूज़ कर रहे हो तो अरहर, ठीक है ना, तो याद रखना अरहर में विटामिन की कमी होती है। किसकी कमी होगी? विटामिन। तो आँख आपका खराब हो जाएगा पहले ही। इसलिए जितना आप जब दाल बना रहे होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सारे ये पल्स है ना, इनको मिक्स कर लेना चाहिए ताकि आपका आँख मजबूत रहे, ठीक है, ठीक है। अब आँख देख के मेरे इस स्पेक्स पर नहीं कमेंट करना है, मेरे एक्चुअली ये कंप्यूटर के स्क्रीन से बचने के लिए लगाया है, नहीं तो मेरी आँख 6/6 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम इज रेज्ड एज रबी क्रॉप, ठीक है, रबी क्रॉप एंड सोन मिक्सड विद वीट। इसको वीट या मस्टर्ड के साथ जनरली इसको ग्रो किया जाता है ग्राम को। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्स इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। भारत प्रोड्यूस भी ज़्यादा करता है, कंज्यूम भी ज़्यादा करता है। इंपॉर्टेंट पल्स प्रोड्यूस इन स्टेट्स इंडिया आर, देखो सबसे ज़्यादा, ये स्टेट याद रखना, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा पल्स कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। सो आई होप आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहे थे वो सारे हमने यहाँ पे डील कर दिया है। और पल्सेस से यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इनसे अब बाहर मुझे नहीं लग रहा है क्वेश्चन आएंगे। आप क्वेश्चन पेपर उठा के पिछले 5-10 सालों का सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर हाँ एक आध क्वेश्चन अगर आए वापस तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सर आप इसका आंसर बता दो या एक्सप्लेन कर दो, तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ आपके लिए। ओके, सो आई होप ये थोड़ा लेक्चर थोड़ा लेंदी था, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत इन्फॉर्मेटिव, और इसमें थोड़ा टेक्निकल। राइस को ज़रूर आप टच करें। पल्स हो गया, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने सिर्फ उन्हीं को टच किया। जितना मैंने पढ़ाया आपको उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं होगा। और इसको छोड़ें तो जितने भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स थे वो हमने सिंगल वीडियो में 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो में सारा बना के हमने डाल दिया है। मैं उनका लिंक इसके नीचे शेयर कर दूंगा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे बाकी टॉपिक्स। ओके, सो आई होप आपको मैंने जो पढ़ाया वो अच्छा लगा। देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप अपने दोस्तों तक इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम पहुंचाएं, ताकि मैं इसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेटिव सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बनाऊं आप सबको मिले। ओके, थैंक यू, जय हिंद, हैव ए ग्रेट डे।